हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राव आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें हम लोग का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था क्लास 10 के लिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो बेस है एनसीईआरटी बेस। चैप्टर लेक्चर को स्टार्ट होने से पहले अगर आप कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे हैं तो सबसे पहले कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। तो देखो हम लोग क्या पढ़ चुके थे। तो पिछला क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और हम लोग 4-5 एनसीईआरटी क्वेश्चन को संतुलित भी किए थे। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ने का समय आता है। तो हम लोग बोले थे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने के लिए बोले थे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार को पढ़ने से पहले हम लोग का एक जो छोटा बेसिक पॉइंट होता है, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 का पॉइंट है, उसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में जानना नेसेसरी हो जाता है। और वो जो पॉइंट है जिसका नाम है सक्रिय श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी। अब देखो सक्रिय श्रेणी या क्रियाशील श्रेणी क्या है या क्रियाशीलता श्रेणी क्या है। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखे हुए हैं। वैसा श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है। बढ़ते या घटते, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बढ़ते या घटते क्रम में सजाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? क्रियाशील श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। अब देख इसमें आप लोग का क्या याद रखना है बाबू। तो आप लोग का इसमें याद रखना है कि कौन कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ अम्ल के साथ तेज गति से अभिक्रिया करता है, बहुत फास्ट अभिक्रिया करता है। और वैसा कौन कौन से धातु है जो अम्ल के साथ और जल के साथ तेज गति से अभिक्रिया नहीं करता है। और एक पॉइंट और हम लोग देखेंगे कि वैसा कौन सा धातु है जो जल और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। ठीक, तो देखो हम लोग पहला पॉइंट क्या देखेंगे कि वैसा धातु जो जल और अम्ल के साथ तेज गति से अभिक्रिया करता है। तो धातु है लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। क्या चीज याद रखोगे? लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक, उसका बाद अम्ल तथा जल के साथ मंद गति से अभिक्रिया करने वाला तत्व कुछ इस तरह से है: मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, उसका बाद एसएन, उसका बाद पीबी मतलब एंटी प्लम्बस और एंटीमनी। ठीक, उसमें अब आप लोग यहाँ पे याद रखना छोटे, आप लोग का क्या याद रखना होगा थर्ड पॉइंट में कि अम्ल तथा जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, मतलब अभिक्रिया ही नहीं करेगा अम्ल और जल के साथ। तो वो जो पॉइंट है बाबू, हम लोग का क्या पॉइंट है छोटू? तो क्या है? हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, सोना है और प्लेटिनियम है। ये जो तत्व है ना, ये ना तो अम्ल से अभिक्रिया करता है और ना ही जल से अभिक्रिया करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि सर जो ये जो तत्व है ना, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन अवस्था में पाया जाता है बाबू? मुक्त अवस्था में। और आप लोग का हम प्रकृति का मतलब धातुओं का अवस्था बताएंगे, जिसमें मुक्त अवस्था और स्वतंत्र अवस्था पढ़ना है। ये जो मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था या दूसरा जो पढ़ना है वो संयुक्त अवस्था पढ़ना है। तो ये हम लोग चैप्टर नंबर कितना में देखेंगे? 3rd में देखेंगे। ठीक, लेकिन मेरा ऐसा लग रहा था कि ये बात आप लोग का जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में अगर बाबू आपको क्रियाशील श्रेणी नहीं याद है कि कौन तेज गति से अभिक्रिया करता है, कौन सा धातु मंद गति से अभिक्रिया करता है और कौन सा धातु अभिक्रिया करता ही नहीं है, अगर ये आपको पता नहीं है तो इस चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया पता नहीं चल पाएगा। ठीक, और इसमें एक नोट पॉइंट आप लोग के लिखवाए हैं बाबू कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी विलयन से विस्थापित कर देता है। मतलब इसका कहने का अर्थ है ना कि मान लो ना कि एक सोडियम है। क्या चीज है बाबू? सोडियम है। और एक मान लो ना कि मैग्नीज है। अब ये दोनों को एक अभिक्रिया के एक ही विलयन में रखा जाए ना, तो ये जो सोडियम है ना वो मैग्नीज को क्या कर देगा? उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। और वहां पे किसका रंग रूप दिखाई देगा? तो सोडियम का रंग रूप दिखाई देगा। इसका मतलब यही था। ठीक, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कीजिए, उसका बाद हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो चलो टेक अ स्क्रीनशॉट।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो छोटे, ये जो था ना वो बेसिक पॉइंट था जो आप लोग का याद करना ही है। अगर आप लोग इस पॉइंट को, क्रियाशील श्रेणी को आप लोग क्या करते हैं, चैप्टर 1 में याद कर लेते हैं तो चैप्टर 3 में याद करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से एक और थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है उसको हम बताना चाहेंगे, और वो जो पॉइंट है वो है अवक्षेप। क्या चीज है छोटे? वो पॉइंट है अवक्षेप। अवक्षेप। अब अवक्षेप किसे कहते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि किसी विलयन से प्राप्त ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जैसे मान लो ना कि कोई हम सॉल्यूशन लिए, कोई हम विलयन लिए, और उससे जो ठोस पदार्थ प्राप्त होगा, सॉलिड मैटर प्राप्त होगा, उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? किसी विलयन से प्राप्त ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप को क्या, किस चीज से सूचित किया जाता है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना, इसे देखो, अगर तीर का निशान नीचे की ओर होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि अवक्षेप है। क्या चीज है? अवक्षेप है। तो इसे तीर का निशान मतलब डाउनवर्ड तीर का निशान से क्या चीज किया जाता है? सूचित किया जाता है। यहाँ तक आप लोग का कहानी समझ में आया? अगर यहाँ तक आप लोग का क्लियर है ना, तो अब हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में। तो आप लोग भी हेडिंग लिख के लिखना। क्या चीज हम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। अभिक्रिया का प्रकार। अब देखना, आप लोग ध्यान देना, रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है छोटे, वो निम्न प्रकार का होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, फिर हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। बहुत सारा अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज का क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से किसको पढ़ेंगे? तो आज का क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया का और वियोजन अभिक्रिया का। तो देखो, हम लोग डैश देते हैं और पहला जो प्रकार है वो हम लोग लिख के डैश देते हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या चीज नाम है? संयोजन अभिक्रिया। या इसी का एक और नाम है छोटू, क्या चीज नाम है इसका? एक और नाम संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया। अगर इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या चीज बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हो इंग्लिश तो लिख लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक। अब यहाँ पर इस बात को बहुत अच्छा से केयर कीजिएगा। देखो, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है जी। जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, आपस में संयोग करके भिन्न गुण वाले नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं। तो आगे डिफिनेशन लिखो, उसका बाद इसका हम एग्जाम्पल समझाते हैं। हम लोग क्या चीज लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक अभिकारक। अच्छा, अभिकारक के जगह पर हम लोग या में क्या लिख सकते हैं? पदार्थ। क्या चीज लिख सकते हैं छोटे? पदार्थ। आपस में संयोग कर एक भिन्न गुण वाले
नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं, नए प्रतिफल। अच्छा, प्रतिफल को या में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पदार्थ। क्या चीज लिख सकते हैं छोटे, पदार्थ। नए प्रतिफल या हम लोग क्या लिख सकते हैं, पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है। तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस यहाँ पे आप लोग देखिएगा, देखो आप लोग ध्यान देना ना कि एक होता है CaO, CaO मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या चीज बोलते हैं बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या चीज कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक। अच्छा, ये जो बिना बुझा हुआ चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसको हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं, क्या चीज से अभिक्रिया कराते हैं, जल से। तो जल से अभिक्रिया करने का बाद क्या होता है बाबू, तो ये बनाता है CaOH का होल 2 और प्लस में क्या चीज देता है, CaO। अब लोग बोल सकते हैं CO2 देता है। क्या चीज देता है छोटे, CO2। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं ना कि CaOH का होल 2। अभी सिर्फ इतना के बारे में जानो। अब ध्यान देना है आप लोग, ध्यान यही देना है कि बिना बुझा हुआ चूना को क्या चीज से, जल से अभिक्रिया कराया जाता है, तो किसका निर्माण करता है, बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर यहाँ तक बात समझ में आया ना, तो देखो इसमें क्या हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ना कि एक पदार्थ और एक पदार्थ, दो पदार्थ है ना, दो पदार्थ आपस में संयोग करके क्या कर रहा है, एक नए प्रतिफल का निर्माण कर रहा है। तो नया प्रतिफल या नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है ना, तो यही क्रिया कौन अभिक्रिया कहलाया, संयोजन अभिक्रिया कहलाया। तो हम लोग लिख सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको लिख दो आप लोग, फॉर्मूला याद रखना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, हुआ चूना। ठीक। अच्छा, इसका हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो आप लोग का पता है कि जल है, और ये क्या चीज है छोटे, तो इसको हम लोग बोलेंगे बुझा हुआ चूना। क्या चीज बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। इतना बात याद रखिएगा ना। तो हाँ, तो ये जो अभिक्रिया कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये अभिक्रिया कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक भी अभिकारक हो सकता है, और एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का क्या चीज कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग ले सकते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है ना छोटे, ये जो एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं, जैसे मान लो ना कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आया, तो हाँ ठीक है। अच्छा, एक बात आप लोग और याद रखना ना इस बुझा हुआ चूना से, कि ये जो बुझा हुआ चूना है ना, इसी को हम लोग कली चूना कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, कली चूना कहते हैं। अच्छा, बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो घर के दीवार को रंगाई करने में किया जाता है। क्या चीज किया जाता है, घर के दीवार को रंगाई करने में किया जाता है। अगर आप लोग का किचन आएगा ना कि बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग घर के दीवार को रंगाई करने में या पुताई करने में किया जाता है, क्यों, तो आप लोग उसका डिफिनेशन दे सकते हैं ना कि बिना बुझा हुआ चूना को घर के रंगाई में इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, और धीरे धीरे अभिक्रिया करने के कारण क्या होता है ना कि इसका रंग में चमक आ जाता है। तो इसी कारण से ये जो बुझा हुआ चूना है ना, इसका उपयोग कहाँ कांची में किया जाता है, तो इसी कारण से बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है किस चीज में, तो घर के दीवार को रंगाई करने में किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा। इसमें आप लोग एक पॉइंट और याद रखना ना कि संगमरमर का जो सूत्र होता है ना,
मरमर, संगमरमर। ये जो संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। क्या चीज होता है? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से एनसीईआरटी भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर हम आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाएं तो देखो आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या बनता है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में आप लोग का बनेगा बाबू आप लोग को बताते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ना कि उस पदार्थ को नाम बताइए जो विलयन का उपयोग, मतलब जिसका विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। तो वो पदार्थ क्या चीज है? बुझा हुआ चूना है। बताओ इसका नाम बताओ। तो नाम इसको क्या चीज बोलोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलोगे। ठीक, फिर बोल रहा है कि इसमें जल के साथ अभिक्रिया को दिखाएं। तो क्या आप लोग जल के साथ अभिक्रिया नहीं दिखा पा रहे हो कि बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। ठीक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना, देखो आप लोग का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेकर चला जा रहा है। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं खरीदे हो तो एनसीईआरटी आप लोग क्या कर लो? खरीद लो। तो इस संयोजन अभिक्रिया आप लोग का समझ में आया। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में यही बात था। ठीक, अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे पॉइंट को पढ़ते हैं। और जो अगला पॉइंट है ना छोटे, वो अगला पॉइंट है हम लोग का क्या चीज? तो अगला पॉइंट है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन, या इसी को हम लोग बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बाबू? अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, इस बात पे ध्यान देना। वियोजन या अपघटन, इसमें क्या होता है ना कि इस संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था? दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है ना कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो अगर हम लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई एक पदार्थ, जिसमें कोई एक पदार्थ, या हम लोग अभिकारक भी लिख सकते हैं, कोई एक पदार्थ, या कर देते हैं या अभिकारक, अभिकारक विघटित होकर, विघटित होकर, विघटित होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नए पदार्थ, दो या दो से अधिक नए पदार्थ, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रतिफल का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। तो उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू? तो उसे हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। यहां तक आप लोग का बात समझ में आया। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो देखो CaCO3। बताओ CaCO3 क्या था? तो CaCO जो 3 था वो कैल्शियम कार्बोनेट था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर या कली चूना का सूत्र है। ठीक है जी, आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। अब एक कैल्शियम कार्बोनेट है ना, संगमरमर है ना, इसको हम लोग हीट करते हैं। हीट मतलब बोले तो गर्म करते हैं। और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक,
उसका बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तीर के निशान ऊपर है, तो समझ जाओ गैस है कि अपक्षेप है, तो गैस है। तो देखो एक पदार्थ, कोई एक पदार्थ, जैसे हम लोग अभिकारक भी इसको बोल सकते हैं, वो क्या हुआ, विघटित मतलब टूट गया, मतलब गर्म इसको किया गया तो टूट गया। और कितना पदार्थ का निर्माण किया, दो नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाया, वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहलाया। यहाँ तक आप लोग के बात समझ में आई। अगर इसका एग्जाम्पल एक और देना चाहोगे बाबू, तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हो 2FeSO4 और अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Fe2SO4 प्लस में SO2 फिर प्लस में SO3। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल बुक से दे देना। इसका अगर एक और एग्जाम्पल देना चाहोगे तो हम लोग एक और लिख सकते हैं ना, कि जैसे ये है पानी, और पानी को भी हीट करेंगे तो किस चीज का निर्माण होगा, H प्लस का O2 निर्माण होगा। तो ये हो गया पानी। तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, तो ये अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया हो गया। तो वियोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन समझ में आया, चलो ठीक। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड। और वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी लिखती है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन हम पढ़ के आप लोग का बताते हैं। देखो ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक हुआ, हम जो भी आप लोग के पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस रहेगा। एनसीईआरटी से बाहर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर नहीं, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी। देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो पेज नंबर 7 का है। बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें। तो चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट करो, उसका बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं क्यों, या विपरीत क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है, और इन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण को लिखें। जो आप लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और हिंदी मीडियम का एग्जाम में हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता ही रहता है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसका अगर आप लोग आंसर लिखना जाइएगा तो आप लोग इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि वियोजन अभिक्रिया को, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है, विपरीत कहा जाता है क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ विघटित होकर भिन्न गुण वाले दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में, तो यहाँ तक हम लोग क्या लिख लिए हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ विघटित होकर भिन्न गुण वाले 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है,
तो संयोजन अभिक्रिया में होता है ना छोटे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या चीज करता है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया से विपरीत कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। अब इसमें हम लोग का क्या बोल रहा है कि इनका अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो हम सबसे पहले वियोजन के लिए समीकरण लिख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में वियोजन का डिफिनेशन बोले हैं। तो इसमें क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO मिलता है प्लस CO2 गैस मिलता है। इसी के साथ अगर हम लोग किसका देखें, तो अगर हम लोग किसका संयोजन अभिक्रिया के देखें तो इसी का हम लोग उल्टा कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको अगर अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो किसका निर्माण करता है, CaCO3 का निर्माण करता है। तो देखो इस तरह से अगर हम लोग डिफिनेशन दे करके इसका एग्जाम्पल देंगे तो हम लोग का कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो NCERT का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछता है ना कि मैग्नीशियम के रिबन मतलब फित्ता को जलाने से पहले किसी कागज से साफ किया जाता है या साफ किया जाता है क्यों। तो इस क्वेश्चन को लिखकर इसका हम लोग आंसर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का ये भी NCERT ही क्वेश्चन है। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज, या हम लोग बोल सकते हैं ना जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज पहले जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज से साफ किया जाता है क्यों, साफ किया जाता है क्यों। तो इसका डिफिनेशन का, इसका क्वेश्चन को आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, तो जो मैग्नीशियम होता है ना वो क्रियाशील धातु होता है, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर अपने ऊपर क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है, जो मैग्नीशियम को फित्ता को जलने में क्या करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि मैग्नीशियम को रिबन को या मैग्नीशियम के फित्ते को जलाने से पहले उसको श्रेष्ठ कागज से साफ करते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा, क्योंकि मैग्नीशियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का
परत जमा लेता है, परत जमा लेता है। जो मैग्नीशियम के रिबन को जलने में कठिनाई उत्पन्न करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को श्रेष्ठ कागज से इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज से साफ किया जाता है। जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज से साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। तो देखो छोटे, यही था हम लोग का क्वेश्चन का आंसर कि मैग्नीशियम को रिबन को जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज से साफ किया जाता है। क्यों? तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपना ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है, जो मैग्नीशियम को फित्ते को या मैग्नीशियम को रिबन को जलने में क्या करता है, कठिनाई उत्पन्न करता है। और इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको जलाने से पहले श्रेष्ठ कागज से साफ करते हैं, रेगमाल से क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो ये था आप लोग का आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ अपना कमेंट में फीडबैक जरूर लिखें कि वीडियो में क्या चीज ऐड करने का जरूरी है और किस चीज को रिमूव करने का जरूरी है। तो आज के लिए आप लोग का इसमें इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगला लेक्चर में और उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का नेक्स्ट प्रकार देखेंगे। तो आप लोग का होमवर्क यही है कि जो आप लोग बेसिक केमिस्ट्री पढ़े हो, साथ ही साथ इस चैप्टर में जो 3 क्लास पीछे पढ़े हो उसको आप लोग रिवीजन करके आकर बैठो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।